स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो ऑप्टिक्स के क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में हम उत्तल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र को प्रूफ करेंगे। उत्तल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र को प्रूफ करेंगे। इससे पिछली वाली वीडियोस में अवतल दर्पण के लिए और वो दोनों ही स्थिति में, जब प्रतिबिंब वास्तविक था तब और जब काल्पनिक था तब, दोनों के लिए ही हमने प्रूफ कर रखा है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो एक बार जाकर चैनल पे उस वीडियो को देख लें। तो स्टार्ट करते हैं उत्तल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र तो पता ही है सबको कि वही होता है क्या, 1/u इक्वल प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं इसे। उत्तल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र, एक बार आप फिगर को देख लीजिए अच्छे से। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ मैं फिगर। चलिए ये है आपका फिगर। कौन सा दर्पण है? तो ये दर्पण जो है अंदर से कलई किया गया है, तो ये कौन सा दर्पण कहलाएगा? तो ये आपका दर्पण है उत्तल है। अब देखिए दर्पण जब उत्तल है तो इसके इस वक्र पृष्ठ को गोला अगर करें हम, तो देखिए इसके अंदर ही पड़ेगा आपका फोकस। तो अंदर फोकस है, इसके बाद वक्रता त्रिज्या भी इसके अंदर ही है। मतलब बाहर वाले सरफेस पे ना तो फोकस है और ना ही वक्रता त्रिज्या है। लेकिन यहाँ पे जब कभी भी आपका प्रकाश किरण पुंज आएगा तो बाहर वाला सतह जो है वो चमकीला है, तो बाहर वाला सतह पे ही पड़ेगा और बाहर वाला सतह से ही प्रवर्तित होगा, अंदर जाएगा ही नहीं। तो जब बाहर से ही परिवर्तित हो जाएगा तो यहाँ पे कोई ऐसा सिचुएशन ही नहीं बनता है, कोई वैसा स्थिति ही नहीं है जहाँ पर एक दूसरे को किरण पुंज कट करे या एक दूसरे पे जाकर मिले। तो इसीलिए जब नहीं मिलता है तो यहाँ पे जो बना हुआ में नहीं मिलता है तो कोई प्रतिबिंब नहीं बनता है। लेकिन अगर जो अपवर्तित या परावर्तित किरणें हैं उसे पीछे बढ़ाते हैं तो मिलते हुए किसी बिंदु पर मिलते हुए प्रतीत होती है। देखिए यहाँ कुछ मिलाया गया है और वहीं इसका प्रतिबिंब ऐसा माना जाता है कि वहीं इसका प्रतिबिंब होगा। तो ऐसा आभास किया जाता है, कल्पना किया जाता है। इसीलिए उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब जो है वो कैसा प्रतिबिंब होगा? काल्पनिक प्रतिबिंब होगा या आभासी प्रतिबिंब होगा। चलिए एक बार देख लीजिए डायग्राम को अच्छे से। अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से। उत्तल दर्पण के लिए बनने वाला प्रतिबिंब सदैव काल्पनिक सीधा होगा, चाहे वस्तु कहीं भी हो। किसी भी वस्तु किसी भी स्थिति में वस्तु को हम क्यों न रख दें, प्रतिबिंब कैसा होगा? हमेशा काल्पनिक होगा और सीधा होगा। काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता ही है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। आगे बढ़िए, मान लेते हैं कि ये भी कोई वस्तु है, उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष पर रखी हुई है। P ध्रुव है, A फोकस दूरी है, C वक्रता त्रिज्या। मैं पहले ही बोल दिया, यहाँ P है आपका, यहाँ फोकस दूरी, यहाँ फोकस है और यहाँ आपका वक्रता त्रिज्या है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ भी तीन किरण पुंज। पहला जो किरण पुंज होगा आपका वो किरण पुंज होगा मुख्य अक्ष के समानांतर। दूसरा किरण पुंज होगा, देखिए मुख्य अक्ष के समानांतर है। दूसरा किरण पुंज जो होगा वो होगा ध्रुव पर और तीसरा किरण पुंज होगा वक्रता केंद्र पर आते हुए। तो ये तीनों किरण पुंज देखिए जैसे ही दर्पण पे पड़ेगा तो ये अलग अलग दिशाओं में चला जाएगा। देखिए ये जो ध्रुव पे आया तो जिस कोण से आपतित हुआ उसी कोण से परिवर्तित होते हुए ये कुछ इस प्रकार से इस दिशा में जाएगा। बात करते हैं जो अक्ष के समानांतर आया है, जैसे दर्पण पे पड़ा तो देखिए कुछ इस दिशा में जा रहा है, ई के अनुदिश। बात करते हैं वक्रता त्रिज्या वाला, तो वक्रता त्रिज्या इसके अंदर में है, तो वक्रता त्रिज्या पे ऐसे आ रहा है तो यहाँ से ही जैसे ही इस पे पड़ेगा दर्पण में फिर से उसी दिशा में चला जाएगा। तो आपका ये तीनों हुआ। देख लीजिए, मान लेते हैं कि एक प्रकाश का किरण पुंज ए से प्रारंभ होकर मुख्य अक्ष के समानांतर गति करते हुए बिंदु डी पर दर्पण पर परावर्तित होता है। परिवर्तन के पश्चात डी के अनुदिश हो जाता है। देख लीजिए ए डी मुख्य अक्ष ये हुआ आपका, मुख्य अक्ष के समानांतर आया और डी के अनुदिश चला गया। दूसरा जो है ए पी, जैसे ए पी पर बना इधर चला गया। और तीसरा जो था वक्रता केंद्र वाला। तो ये तीनों को अगर हम बढ़ाएं आगे तो ये मिलेगा नहीं कहीं। तो अब करेंगे क्या हम, तो जो तीनों की परावर्तित किरण पुंज है, तीनों की जो परावर्तित किरण पुंज है उस तीनों परावर्तित किरण पुंज को पीछे की ओर बढ़ाएंगे। तो पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो देखिए डी को पीछे की ओर बढ़ा दिया गया, यहाँ से वक्रता केंद्र वाला पीछे की ओर बढ़ा दिया गया और ये पीजी जो है इसे पीछे की ओर बढ़ा दिया गया। तो जब पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं एक बिंदु ऐसा मिलेगा जहाँ ये तीनों रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, मतलब कट करेगी और वहीं इसका प्रतिबिंब होगा। तो ये सब थोड़ा सा था थ्योरी, इसको देख लीजिए, आप लिख लीजिएगा, नोट्स आप बनाते चलिएगा। अब जब यहाँ इसका प्रतिबिंब बन गया तो अब तो पता ही है दर्पण सूत्र कैसे करते हैं। दर्पण सूत्र के लिए बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे
समरूप त्रिभुज की खोज कर लेनी है। तो कौन सी समरूप त्रिभुज? तो यहाँ दो समरूप त्रिभुज बनेगा। एक समरूप त्रिभुज आपका होगा ए बी सी और ए डैश बी डैश सी, ये आपका एक हो गया। दूसरा जो समरूप त्रिभुज होगा वो समरूप त्रिभुज होगा ए बी पी और ए डैश बी डैश पी, मतलब जहाँ प्रतिबिंब बन रहा है और जहाँ वस्तु रखा है उसी दोनों से एक बार वक्रता केंद्र और एक बार ध्रुव को लेकर यहाँ दो समरूप त्रिभुज बनेगा। और इस दोनों समरूप के त्रिभुज से हम देखेंगे, हमें पता है कि जब कोई सा दो समरूप त्रिभुज होता है तो समरूप त्रिभुज में क्या होता है, सभी भुजाओं के अनुपात जो है वो समान होता है। अगर त्रिभुज समान हो तो यहाँ देखिए ए बी सी और ए डैश बी डैश सी से, तो एक बार फिर से डायग्राम को आप यहाँ ध्यान से देख लीजिए। कहाँ पे ए है, ए बी और सी और ए डैश बी डैश सी, कुछ इस प्रकार से है। तो यहाँ अगर देखें हम, अगर यहाँ छोटा सा मैं डायग्राम बना दूँ और ऐसे कुछ यहाँ आपका हो गया P और यहाँ हो गया A, यहाँ B, यहाँ A डैश B डैश और C। तो यहाँ देखिए ध्यान से ए बी और सी से, तो ए बी बटे में ये वाला ए बी बटे में ए डैश बी डैश बराबर सी बी, पूरा सी बी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी सी बी अब बटे में सी बी डैश, ये आपका समीकरण 1 हुआ। सेम उसी प्रकार अगर देखें हम ए बी पी और ए डैश बी डैश पी वाला में, तो ए बी बटे में ए डैश बी डैश बराबर यहाँ से यहाँ तक की दूरी, मतलब कि बी पी बटे में बी डैश पी। तो ये आपका रहा है समीकरण 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 में देखिए ध्यान से, दायां पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष भी सदैव बराबर होगा, तो बायां पक्ष को बराबर कर दें। अब बायां पक्ष के बराबर करिए तो यहाँ एक समीकरण मिला, समीकरण 3। अब चिन्ह पर पट्टी लगाना है, तो चिन्ह पर पट्टी लगाने से पहले हमें पता है कि सभी दूरियां जो है वो कहाँ से मापते हैं, तो सभी दूरियां हम दर्पण के ध्रुव से मापते हैं। तो चलिए दर्पण के ध्रुव देख लेते हैं। पहले दर्पण के ध्रुव कहाँ है, ये आपका दर्पण हुआ और ये आपका ध्रुव हुआ P, और यहाँ पे आपका B डैश था और यहाँ की दूरी वो C था और कुछ यहाँ F था और प्रतिबिंब कुछ बन रहा था यहाँ B। तो सब दूरी देखते हैं। सी बी सबसे पहले देखते हैं, तो सी बी कहाँ है, C और B, ये यहाँ से यहाँ की दूरी, तो ये दूरी हमें मापना है। तो सी बी की जगह पे हम कह सकते हैं कि ये वाला दूरी और प्लस ये दूरी, हम कह सकते हैं दोनों का अगर जोड़ दें तो ये क्या मिल जाएगा, C से B के बीच की दूरी मिल जाएगी। तो ये सी बी मिल गया। सी बी की जगह पे कितना, पी बी। डायग्राम को फिर से यहाँ मैं बना देता हूँ, आपको दिक्कत ना हो। हाँ, तो यह P था, तो यहाँ से यहाँ की दूरी देखना है तो हम कहेंगे कि CPC और प्लस PB, तो ये आपका हो गया PC प्लस PB। उसी प्रकार CB डैश को देखें, CB डैश ये दूरी, तो हम पूरा दूरी से C से P की दूरी में अगर ये वाला दूरी को हटा दें तो ये मिल जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि PC माइनस PB डैश, देखिए यहाँ पे दिखाई दिया गया है PC माइनस PB डैश, यहाँ देखिए लिखा हुआ जो है PC माइनस PD डैश बराबर CB डैश। तो कुछ इस प्रकार से ये मिल गया। अब इसे अगर हम समीकरण 3 में पुटअप कर दें तो हमें CB की जगह पे मिल जाएगा PB प्लस PC बटे में PC माइनस PB डैश बराबर जो था ये वो। अब चिन्ह पर पट्टी लगा दीजिए। चिन्ह पर पट्टी के लिए फिर से एक बार मैं डायग्राम को ड्रॉ करता हूँ, ध्यान से यहाँ देखिए। ये आपका था B वस्तु जहाँ रखा था, यहाँ आपका था B डैश जहाँ पे प्रतिबिंब था, और यहाँ आपका था C और ये रहा आपका P। तो सबसे पहले दूरी निकालना है हमें PB, तो PB जो है वो कितना होगा, तो PB जो है यह वस्तु की दूरी है, तो ये हो जाएगा U। अब चिन्ह पर पट्टी के हिसाब से अगर प्रकाश की किरण पुंज इधर जाता है, मापते हैं दूरी को इधर, तो ये हो जाएगा मेरा माइनस U। तो आपका ये हो गया BP इक्वल टू माइनस U। ध्यान से देखिए यहाँ पे। अब दूसरा है PC, तो PC जो है वक्रता त्रिज्या है और उसकी दिशा देखिए ध्यान से, तो ये है आपका R, तो ये PC का मान हो गया R। अब PB डैश, तो PB डैश ये दूरी है और ये दूरी कैसा दूरी है, तो प्रतिबिंब की दूरी है, और ये धनात्मक होगा कि ऋणात्मक, तो हम माप रहे हैं इस दिशा में, तो
तो ये मेरा धनात्मक हो गया, तो धनात्मक भी हो गया। इसके बाद पी तो पी क्या है, वस्तु की दूरी, वही वाला बात है। अगर सबका मान यहाँ पुट कर दिया जाए तो देखिए पी की जगह पे -u, पी की जगह पे r वक्र त्रिज्या पी r, पी डैश -v हो गया, पी -u, पी डैश बस प्रतिबिंब की दूरी v। तो कुछ इस प्रकार से आपका समीकरण मिलेगा। अगर आगे का तीछे गुणा कर दे इसे हम, तो यहाँ देखिए -u_v यहाँ से +vr बराबर, ये गुणा करेंगे तो -ur और ये गुणा करेंगे तो +uv। अब uv और uv देखिए यहाँ भी uv है, यहाँ भी uv है, इसको इधर कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2uv और vr, और इधर वाला करेंगे तो ये हो जाएगा ur। समीकरण को संतुलित कर लेते हैं इधर उधर करके। अब आपको एक फाइनल से एक इक्वेशन मिलता है और वो है आपका ur + vr + 2uv। अब बराबर इस समीकरण में हम करना क्या है, तो uvr से भाग दे देना है। सब में uvr से, दायां पक्ष बायां पक्ष सब में uvr से भाग दे देंगे। देखिए कट गया uv, यहाँ ur कैंसिल, यहाँ vr से vr कैंसिल, तो रिजल्ट क्या मिला, 1/u + 1/v बराबर, अभी देखिए यहाँ 2/r मिला है, हमें लाना है 1/f, तो 2/r मिला है, ध्यान दीजिएगा यहाँ। तो जब 2/r मिला है तो हमको पता है कि r/2 का मान जो होता है वो होता है f, होता है ना, वक्रता त्रिज्या जो है फोकस की, वक्रता त्रिज्या के आदि जो है फोकस दूरी के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि जब r/2 बराबर f है तो 2/r बराबर 1/f, तो वही यहाँ पे रख दिया गया है, r/2/r की जगह पे 1/f। जब 1/f लिखेंगे तो देखिए कुछ इस प्रकार से 1/v + 1/u बराबर 1/f, यही जो है वो दर्पण सूत्र है। और ये दर्पण सूत्र किसके लिए है, उत्तल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र था। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्लास समझ में आ गया होगा। 2 से 3 बार इस वीडियोस को देखिए, डायग्राम को बार-बार देखिए, डायग्राम पे आने वाले प्रकाश के किरणपुंज को ध्यान से देखिए, और उसके बाद परावर्तित होने के बाद पीछे जो खींचा गया है, जो यहाँ देखिए खींचा गया है और जिस बिंदु पे मिल रहा है वो वहाँ पे इसका प्रतिबिंब बन रहा है, इसे देखिए ध्यान से। इसके बाद करना कुछ नहीं है, समरूप त्रिभुज जो बन रहा है उसको ध्यान से देख लेना है, ABP और A'-B' पर, और दूसरा ABC और A'-B' वाला समरूप त्रिभुज से निकाल लीजिए। 2 से 3-4 बार आप वीडियोस को देखिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। तो आज की क्लास यहीं तक, थैंक यू।